इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो है 1 एम्पियर डिसाइड किया जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे 2 कंडक्टर हैं और एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर हमारे पास में ये है। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में हेल्प करते हैं, मीन्स दे अलाउड टू पास द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जो है दोनों जो कंडक्टर हैं उन लोगों दोनों कंडक्टर्स को हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो है अलग अलग रखा गया है। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो हमारे पास में एक अरेंजमेंट है ये रेजिस्टेंस है, ये भी हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास में एक सोर्स ऑफ बैटरी है which will provide the potential difference to this circuit. This is the key, and whenever the key is open then there is no flow current in the circuit, and whenever we will close the circuit there will be current flow in the circuit. So this is the arrangement to calculate the 1 एम्पियर करंट। यहाँ पे हमारे पास में एक ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग रियोस्टेट बना सकते हैं। रियोस्टेट एक रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के हिसाब से एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसमें हम लोग 5 एम्पियर से लेके 500 एम्पियर्स तक या 600 एम्पियर्स तक या 2000 ओम्स तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे दिस इज़ द बैटरी, this is the rheostat, and 2 parallel conductors are placed at this situation. So first of all we will close the key and current will start to flow in the circuit. We know that कि जब इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे बोथ कंडक्टर जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स को एग्जर्ट करेंगे। मीन्स दिस कंडक्टर will exert a force on this conductor and this conductor will exert a force on this conductor. Therefore, the spring which is connected between the two conductors will try to get compressed. तो हम लोग ये जानते हैं कि स्प्रिंग जैसे जैसे कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी उसको मेजरमेंट करने का हमारे पास में एक तरीका है। मीन्स हम लोग ये निकाल सकते हैं कि स्प्रिंग जो हो कितनी कंप्रेस होगी। हम लोगों ने देखा कि स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है मीन्स कोई भी यहाँ पे फोर्स लगा होगा, क्योंकि कोई भी वर्क डन होगा। क्योंकि वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हो रही, तो मतलब यहाँ पे वर्क डन स्प्रिंग के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले जो फोर्स की वैल्यू होगी वो आएगी 10⁻⁻1, फिर 10⁻⁻2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरीके। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हमने यहाँ से कंटिन्यूसली जो करंट ऑफ फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस वैल्यू। और हम लोग ये देखते हैं कि जो यहाँ से दोनों स्ट्रेट कंडक्टर, दोनों पैरेलल कंडक्टर के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, तो यदि इस फोर्स की वैल्यू 2 इंटू में 10⁻⁻7 न्यूटन हो जाती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि वो उस टाइम पे इस सर्किट के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा होता है उस करंट को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन हो जाएगी कि दो स्ट्रेट कंडक्टर के बीच में 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगने के कारण जितना करंट उस टाइम पे उस सर्किट के अंदर फ्लो होगा दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास में केल्विन का। किस प्रकार से हम लोगों ने केल्विन को डिफाइन किया, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट हमारे पास में केल्विन है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने एक मेजरमेंट करने के लिए इस तरीके से एक थर्मोमीटर लिया। ये जो हमारे पास में थर्मोमीटर है इसके अंदर हम लोगों ने मरकरी भर दी। अब इसको हम लोगों ने ठंडा करना शुरू किया। हम लोग इसको इतना ठंडा करते गए कि वाटर के आइस पॉइंट के ऊपर पहुंच गए। हम लोगों ने यहाँ तक देखा, यहाँ पे आके जो मरकरी है वो आके रुक गई, मतलब इसके नीचे जो है जाना, मरकरी इसके नीचे नहीं गई। तो मतलब कि ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिसाइड किया जहाँ पे
कोई भी आइस जो है आके आइस जम जाती है, वाटर का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने इस 0 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज़ करना, मतलब कि यहाँ पे मरकरी को हीट करना शुरू किया। हम लोग ये देखते हैं कि मरकरी जो है वो राइज होती जाती है और मरकरी यहाँ तक राइज हो जाती है, मतलब मरकरी का जो लेवल है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। मीन्स दिस इज़ द पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये हम लोग जानते हैं दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। जो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि आइस पॉइंट से लेके और बॉइलिंग पॉइंट तक का जो टेम्परेचर हम लोगों को मिला, ठीक है, ये 0 to 100 है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस 0 to 100 जो है उसको हम लोगों ने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 6 पार्ट, 10 पार्ट, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से 0 to 100 पार्ट्स में हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया। ओके, और जो ईच पार्ट है हमारे पास में, ईच पार्ट इंडिकेट्स दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने, जब हम लोग मरकरी के यहाँ पे उसको राइज कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब कि मरकरी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुँचा रहे हैं, उस टाइम पे प्रेशर जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट है। प्रेशर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि प्रेशर के चेंज होने से, ऑन चेंजिंग द प्रेशर, the freezing and boiling point is changes. Freezing and boiling point changes. Okay, now second thing, ये जो हमारे पास में स्केल था, ये स्केल हमारे पास में परफेक्ट स्केल नहीं था किसी भी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का। बिकॉज ऑफ, हम लोग ये जानते हैं कि हर जगह पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं होता है, प्रेशर चेंज होता रहता है। तो उसके हिसाब से जो स्केल था इसमें एरर आने लगे। तो इस एरर को हटाने के लिए हम लोगों को एक ऐसा स्केल बनाना था जो कि एक परफेक्ट जो है टेम्परेचर मेजरमेंट कर पाए। इसी सीरीज़ में हमारे पास में एक नई डेफिनेशन बनी, और ये जो डेफिनेशन बनी हमारे पास में 1967 में बनी। इस डेफिनेशन के बाद में कोई वाटर की डेफिनेशन, कोई भी टेम्परेचर मेजरमेंट करने की नई डेफिनेशन नहीं आई, और यही हमारे पास में फाइनल डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन ये कहती है कि आप जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लीजिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स नाम की एक यूनिट आएगी, उसमें हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल इतना समझिए कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब ये है कि वो लेवल ऑफ वाटर जहाँ पे आइस भी, मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, तीनों की तीनों चीज़ें जो है वाटर की एग्जिस्ट करती है। आइस मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको कुछ ऐसा समझिए, ये हमारे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने लिक्विड जो है उसको भरा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। ओके, सेकंड वन, हम इसके अंदर एक आइस क्यूब जो है उसको डाल देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तीसरा ये, हम लोग ये देखते हैं कि जब आइस जो होती है उसके अंदर से हम लोगों को हल्की हल्की यहाँ से, यदि आप ध्यान से देखोगे तो आइस के अंदर से हम लोगों को भाप निकलती हुई दिखाई देती है, दैट इज इक्वल टू गैस फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर की तीनों स्टेट जो है हम लोगों को देखने को मिली। जब ये हमारे पास में सिचुएशन आती है, इस सिचुएशन में हम लोग प्रेशर जो है उसको मिनिमम रखना चाहते हैं, तो प्रेशर शुड बी मिनिमम इन दिस सिचुएशन, एंड दिस इज द सिचुएशन वेयर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज एग्जिस्ट। तो जब ये हमारे पास में किसी भी कंटेनर के अंदर तीनों जो पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं,
उस टाइम पे इस वाटर का जितना टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम लोग 273.16 से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 10 है तो 10 को 273.16 से डिवाइड करें, बिकॉज ऑफ द डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो है उसमें डिफरेंस कितने का होता है। यदि हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 273.16 जो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे उस वाटर का जितना टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को 273.16 से डिवाइड करने पे जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 1 केल्विन। वो कहलाएगा हमारे पास में 1 केल्विन। ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बहुत ही इजी सा और बहुत ही छोटा सा। हम लोगों को क्या करना है कि जनरली डिफाइन किया जाता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या 1 मोल कितना होगा, तो हम लोग बोल देते हैं एवोगैड्रो नंबर। लेकिन एवोगैड्रो नंबर जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया है। तो इसको ऐसा समझिए कि हमारे पास में एक कार्बन एटम है जिसका एटॉमिक मास 12 है। तो कार्बन एटम का हम लोगों को 12 ग्राम जो है वो कार्बन एटम लेना है। मीन्स 12 ग्राम जो है उस कार्बन का लेना है। यहाँ पे 12 ग्राम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन का वो 12 है। एक 12 ग्राम जो है हम लोगों ने कार्बन लिया है। अब उस 12 ग्राम के अंदर मान लीजिए ये हमारे पास में 12 ग्राम कार्बन है। इस 12 ग्राम कार्बन के अंदर वी काउंट द एटम। जब इस 12 ग्राम कार्बन के अंदर हम लोगों ने एटम काउंट किए तो ये एटम हमारे पास में आते हैं 6.023 इंटू में 10⁻23 एटम। ठीक है, फिर से 12 ग्राम कार्बन के अंदर हम लोगों ने एटम्स को काउंट किया। दैट एटम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये जो हमारे पास में एटम आए हैं, इतने सारे एटम्स यदि किसी भी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर होंगे या किसी भी दूसरे किसी सब्सटेंस के अंदर होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 मोल। और यही 1 मोल क्या कहलाता है हमारे पास में एवोगैड्रो नंबर। लास्ट वन देखिए, आता है हमारे पास में 1 कैंडेला। हम लोग ये जानते हैं कि 1 कैंडेला कैसे आएगा। तो सबसे पहले जो 1 कैंडेला जो है हमारे पास में डिफाइन करने का जो तरीका था वो हम लोगों ने एक मोमबत्ती जलाई और इस मोमबत्ती के जलाने का जो मोमबत्ती से शाइनिंग प्रोड्यूस होती है, शाइनिंग, तो वो शाइनिंग जो है वो शाइनिंग हम लोग लेते थे। दैट इज़ द शाइनिंग। इस मोमबत्ती जो निकल के आती थी उस शाइनिंग को हम लोग बोलते थे 1 कैंडेला। ये जो डेफिनेशन थी ये ज़्यादा मोर अप्रोप्राइट नहीं लगती थी क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे कि ये जो हम लोगों ने 1 कैंडेला डिफाइन किया था इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे कि यदि हो सकता है कि जिस मोमबत्ती से हम लोगों ने 1 कैंडेला डिफाइन किया है उसके कंपैरिजन में जो दूसरी मोमबत्ती है उसका एरिया बड़ा हो सकता है तो उसकी शाइनिंग ज़्यादा होगी, या उस मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जो उसका एरिया छोटा हो सकता है तो उसकी शाइनिंग कम होगी। तो 1 कैंडेला जो था वो वेरी करेगा। तो एरिया जो है मोमबत्ती का बड़ा या छोटा हो सकता है। दूसरा हम लोग ये जानते हैं किसी भी कंबसन को कराने के लिए ऑक्सीजन जो है एक नेसेसरी कंपोनेंट है। और मे बी जब हम लोग किसी दूसरी मोमबत्ती से 1 कैंडेला मेजरमेंट करना चाहते तो उस जगह पे ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो उतनी अच्छी ना हो, तो इम्प्रॉपर यदि ऑक्सीजन उसको मिलेगी तो उसकी जो शाइनिंग होगी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारा कैलकुलेशंस हो हमारी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हमारे पास में 1979 में एक डेफिनेशन बनी 1 कैंडेला को डिफाइन करने की। उसको हम लोग कुछ ऐसा समझेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एक स्टेरेडियन एंगल होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है कि कोन टाइप का जो ऐसा हम लोगों ने बनाया दैट इज कॉल्ड स्टेरेडियन। ये सॉलिड एंगल है
और सॉलिड एंगल की जो यूनिट थी वो थी हमारे पास में स्टेरेडियन। तो दिस इज़ द थीटा एंड ये हमारे पास में एक रेडियस है। तो हम लोगों को ये जो सॉलिड एंगल लेना है ये इस तरीके से लेना है कि जितना इसका ये रेडियस है उतना ही इसका ये जो रेडियस बनेगा इसका ये वाला, ये भी हमारे पास में उतना ही रेडियस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इस जगह पे एक मोमबत्ती को जलाया और मोमबत्ती को जलाने के कारण हम लोग ये जानते हैं कि इसके अंदर से लाइट जो हो बाहर आती है, लाइट इज कमिंग आउटसाइड। और हम लोग बच्चों ये जानते हैं कि किसी भी लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर एक लाइट की अपनी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। एवरी लाइट हैज़ ओन फ्रीक्वेंसी। द कलर ऑफ द लाइट, the color of the light is decided by their frequency, is decided by their frequency। किसी भी लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होती है और किसी का जो कलर होता है, मीन्स इफ वी वांट टू सी रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वॉट एवर द कलर वी सी, एवरी कलर हैज ए फ्रीक्वेंसी। एंड हम सब लोग ये जान पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि जो रिफ्लेक्शंस होता है, रिफ्रैक्शंस होता है, उन सब में जो इम्पोर्टेंस है वो लाइट की ही होती है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो लाइट होती है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उस लाइट का जो कलर है वो डिसाइड होता है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक मोमबत्ती को जलाया। मोमबत्ती जलाने के कारण यहाँ से इस तरीके से सॉलिड एंगल के यहाँ से लाइट जो हम लोगों को बाहर आती हुई दिखाई देगी। हमने यहाँ से जो पावर थी उसको इंक्रीज़ करते गए। जैसे कि हम 0 वोल्ट का बल्ब जलाते हैं, 5 वोल्ट का बल्ब जलाते हैं, 10 वोल्ट का बल्ब जलाते हैं, 20 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बल्ब की पावर को बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से आने वाली जो लाइट है तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने या घटाने के हिसाब से हम लोग यहाँ से जो पावर है उसको बढ़ाते गए और जब तक बढ़ाते गए जब तक ये पावर हमारे पास में 1/683 वोल्ट नहीं हो गई। वी इंक्रीज द पावर टिल द पॉइंट टू रीच 1/683 वोल्ट। तो उस पावर पे, मतलब इतनी पावर पे यहाँ से निकलने वाली जो लाइट है उस लाइट की हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट किया और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आई 540 इंटू में 10⁻12 हर्ट्स। हर्ट्स जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ओके, तो अब कहीं पर भी हम लोग यदि 1/683 वोल्ट की पावर तक किसी चीज़ को जलाएंगे और उसके अंदर से यदि इतनी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 540 इंटू में 10⁻12 हर्ट्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 कैंडेला। ओके, 1 कैंडेला। ठीक है, 2 हमारे पास में और बची है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनको हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।